बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म रमज़ान। मैं आपकी मेज़बान राउसाना यूसुफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी और मेरी टीम की जानिब से आप सबको रमज़ान की 17वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, मिलते हैं इमरान साहब से, जो हमारे बहुत अच्छे नात ख्वाह भी हैं, हमारे होस्ट भी हैं। जी इमरान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, चूँकि 17 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज दिन मंसूब जो है वो ग़ज़वा बदर, फ़तह बदर से है। तो जो बदर की सरज़मीं ने देखा वो कब अफलाक ने देखा। हक़ और बातिल का पहला मार्का बदर की खाक ने देखा। ये पहली जंग थी साहब दिलों और बदनिहादों में, मुसल्ला और सवारों नेहत्तों और क़यादों में। ये वो पहली जंग थी जहाँ से जहाद फ़ी सबीलिल्लाह का इज़्न जो है वो फ़र्ज़ हुआ था, जहाँ क़िल्लत ने कसरत को घेर के मारा था। ये पहली जंग थी जहाँ पे फ़कत 313 नफूस, जो कि कई दिन के फाक़े से थे, उनके पास अगर कुछ था तो सिर्फ़ ज़ौक़ शहादत था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत थी और ईमान की हलावत थी। और जबकि उसके मद्दे मुकाबिल तकरीबन 1100 का लश्कर, जिनके पास ऊँट, तीर, कमान, घोड़े, ज़ियाबत्तर फ़नून जंग से आशना पहलवान, लेकिन इस किल्लत ने कसरत को घेर के मारा और ऐसी शिकस्त दी कि जो तारीख़ में रकम हो गई और हमेशा याद की जाएगी। और जब कभी भी 17 रमज़ान मुबारक की तारीख़ आती है तो फ़तह बदर का जश्न आज भी उसी तरह मनाया जाता है जिस तरह कुरान मजीद ने फ़तह बदर का जश्न मनाया और कहा कि जो तुमने मुट्ठी भर खाक फेंकी थी वो तुमने नहीं, हमने फेंकी थी। तो उस खाक ने जो मुट्ठी भर के खाक फेंकी गई, वो जो मौजज़ा था दस्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसने पूरी काया ही पलट के रख दी। और ये ग़ज़वा बदर एक अहम तरीन जंग है। उसकी वजह यह कि सिर्फ एक जंग नहीं है, ये मुसलमानों का पहला कदम है कादसिया की जानिब। ये मुसलमानों का पहला कदम है कैसर किसरा की जानिब। अगर यहाँ से जहाद फ़ी सबीलिल्लाह का इज़्न मुसलमानों पे फ़र्ज़ ना होता तो शायद उसके बाद कैसर और रूम फ़तह ना होते, शायद उसके बाद खैबर ना होती, शायद उसके बाद खंदक ना होती, शायद उसके बाद तबूक ना होती, ग़ज़वा सवेक ना होती। बहुत सारे ग़ज़वात जो है भरे पड़े हैं, लेकिन पहला कदम जो मुसलमानों का था वो ग़ज़वा बदर थी, जिसमें मुट्ठी भर मुसलमान और वो एक छोटी सी जमात जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार थी। वो निहत्ते जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ 8 तलवारें थी, 2 घोड़े थे, 60 ऊँट थे, और ये छोटा सा सामान लेके वो अपने से बड़ी जमात से लड़ने आ गए थे। और बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े जंगजू उनके सामने मद्दे मुकाबिल मौजूद थे। और लेकिन उन्होंने ऐसी साबित कदमी दिखाई कि मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार वासिल जहन्नुम हुए। सबसे बड़ा रसूलुल्लाह का दुश्मन अबू जहल, जो कि 2 बच्चों के हाथों जो है वासिल जहन्नुम हुआ। हज़रत माविज़ जो हज़रत इफ़रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पिसर थे, उन दोनों ने बड़ी जांबाजी से मुकाबला किया और अबू जहल को वासिल जहन्नुम किया। उतबा मारा गया उसमें, और बहुत सारे बड़े बड़े सरदार मारे गए। और ये जंग मुसलमानों पे मुसल्लत की गई थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मुसलमान बदर में लड़ने के लिए निकले थे। मुसलमान बदर में लड़ने के लिए नहीं निकले थे। अबू सुफियान ने एक चाल चली थी जिसकी वजह से ये जंग मुसलमानों पे मुसल्लत हुई थी। अबू सुफियान एक तिजारती काफ़िला लेके वापस आ रहा था। उसको डर था कि जब मैं मदीने से गुजरूंगा तो कहीं मेरा काफ़िला मुसलमान लूट ना लें। तो उसने झूठी खबर भेजी मक्के में कि मुसलमान हमारा काफ़िला लूटने वाले हैं और लिहाजा जो है मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करने के लिए जंग के लिए निकल आओ। तो वहाँ से फिर जो है अबू जहल की क़यादत के अंदर एक बड़ा लश्कर मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करने के लिए निकला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कहते रहे कि जी हमें लड़ने का हुक्म दें, हमें जिहाद का हुक्म दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते रहे। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया सन 2 हिजरी के अंदर के जहाद फ़ी सबीलिल्लाह की आयत नाजिल हो गई और कहा कि लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, लड़ो उनसे जो तुम पे जीना तंग करते हैं, लेकिन औरतों, बूढ़ों, बच्चों पे हाथ ना उठाना। और यहाँ तक कि मैदान जंग में अगर कोई तुमसे अमान चाहे तो उसको ऐसे मकाम पर पहुँचा देना जहाँ उसकी जान महफूज हो। तो इस तरह के आदाब भी जंग के साथ साथ सिखाए गए, क्योंकि मुसलमान ये पहली जंग लड़ने जा रहे थे। तो ज़रूरी था कि एक ज़ाब्ता भी दिया जाए कि मुसलमान इस जंग को लड़ेंगे किस तरह, क्या इसमें जुल्म सितम होगा, क्या मुसलमानों को जब सबकत हासिल हो जाएगी, क्या जब मुसलमान जो है ये जंग फ़तह कर लेंगे, क्योंकि फ़तह अल्लाह ताला ने मुक़द्दर में लिख दी हुई थी। तो जब मुसलमानों को फ़तह हासिल हो जाएगी तो उसके बाद मुसलमानों का रवैया क्या होगा। तो फिर तारीख़ ने देखा कि मुसलमानों का रवैया ये था कि जो 70 कैदी मुशरिकीन के गिरफ़्तार हुए, उनके साथ क्या मामला किया, उनके साथ ये मामला किया कि जी जो फ़िदिया दे सकता है वो फ़िदिया दे और रिहाई हासिल कर ले। जिसके पास फ़िदिये की रकम नहीं है वो जो है मदीने के बच्चों को जो तालीम दे। जो पढ़े लिखे लोग थे उनको कहा गया था कि आप तालीम दें और उसके बाद जो है आपको रिहाई मिल जाएगी। और जिनके पास जो है तालीम भी नहीं थी, जिनके पास फ़िदिया देने के लिए पैसे नहीं थे, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शफ़क़त रहमत से ऐसे ही आज़ाद कर दिया। तो ये तर्ज़ अमल सिखाया बदर ने हमें। और उसके बाद ये तर्ज़ अमल सिर्फ बदर में नहीं, जब जो है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
یروشلم فتح کیا، بیت المقدس فتح کیا، تو وہاں پہ بھی عام معافی کا اعلان کیا اور کہا کہ ہر مذہب کو اپنی عبادت کرنے کی پوری اجازت ہے، کسی کی عبادت گاہ نہیں توڑی جائے گی، کسی کی عبادت گاہ کو مسمار نہیں کیا جائے گا، ہر شخص آزادانہ اپنے عقائد کے اوپر جو ہے عبادت کر سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ طرز عمل یہ طے ہوا تھا بدر کے اندر کہ مسلمانوں نے جنگیں کیسے لڑنی ہیں اور جنگوں کے بعد فتوحات حاصل ہونے کے بعد مسلمانوں کا رویہ کیا ہوگا۔ اور بدر کہ 313 مجاہد ہمیں یہ جذبہ سکھاتے ہیں کہ آپ کے سامنے تعداد جتنی بھی ہو، تعداد میٹر نہیں کرتی ہے، تعداد کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کیونکہ جنگ کے نتائج اللہ تعالیٰ مرتب کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہوتا ہے صرف لڑنا، ثابت قدم رہنا، اور جنگ کے نتائج اللہ تعالیٰ مرتب کرتے ہیں۔ آپ نے صرف ثابت قدم رہنا ہے، حوصلے سے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے جو ہے آپ نے جو ہے سامان پہ، اسباب پہ توکل نہیں کرنا، آپ نے صرف اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے اور میدان میں اترنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو پھر فتوحات سے ہمکنار کراتے چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے اسی رویے کی بنا پہ ایک عروج دیکھا ہے۔ قرون اولیٰ کا دور جو مسلمانوں کا گزرا ہے، صرف انہی جو ہے تعلیمات کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں صحابہ کرام کی تعلیم فرمائی تھی، اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے 3 براعظموں پہ حکومت کی، ایسی حکومت کی عدل سے بھری ہوئی حکومت، ایسی حکومت کی جس میں کوئی عیسائی، کوئی یہودی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ تو ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت مسلمانوں نے کی۔ پھر لمحہ لمحہ، ساتھ بساتھ ہم فرمان نبوی سے، قرآن مجید سے تھوڑا سا دور ہوتے چلے گئے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم آہستہ آہستہ مغلوب ہوتے چلے گئے۔ لیکن بدر کی تاریخ جب بھی آتی ہے 17 رمضان، ایک بار پھر یہ صدا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر تم لوگوں کو وہ عروج دے سکتا ہے، اگر تم ثابت قدم رہے، اگر تم جو ہے اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا رہے، تو دوبارہ وہ عروج آپ لوگوں کو حاصل ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، زبردست۔ ابھی لیتے ناظرین چھوٹا سا بریک، کہیں نہیں جائے گا، دیکھتے رہیے بزم رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بزم رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ مرزا۔ اور آج جو ہے جس طرح کے ماحول چل رہے ہیں، جس طرح کے ابھی حالات چل رہے ہیں کراچی کے اندر، جگہ جگہ پیٹرول بند ہے، تو پھر ہم بھی اسی کا شکار ہوئے اور پروگرام میں لیٹ پہنچے۔ خیر، اسی کے ساتھ بڑھیں گے اپنے معزز مہمانوں کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ مبین حسن صاحب، جو کہ پریسیڈنٹ ہیں پنجاب ہیومن رائٹس پروٹیکشن کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بہترین ہے ماشاءاللہ، بہترین گزر رہا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہمیں ایک اور معزز مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کا نام ہے محمد آصف خان صاحب، جو کہ وائس پریسیڈنٹ ہیں ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ۔ اور آج جو ہے وہ ارم صاحبہ بھی آج پھر سے تشریف لائی ہیں، اور جب یہ اس تنظیم کے، اس این جی او کے جب گیسٹ آتے ہیں نا، تو ارم صاحبہ لازمی ہوتی ہیں، ان کے جو ہے نا ان کی پروڈکشن کرنے کے لیے جو ہے نا ان کے ساتھ ساتھ موجود ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ارم صاحبہ موجود ہے۔ ارم صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت بہت زبردست، بالکل اللہ کا شکر، رمضان بہت اچھا، پروگرام زبردست چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، مائک لے لیجیے، مائک پھر سے بولیے گا، میں سمجھا آپ کے مائک لگا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ شاہ رخ بہت زبردست ماشاءاللہ رمضان، اس وقت جو رمضان کی ٹرانسمیشن آپ کی چل رہی ہے وہ ماشاءاللہ ریٹنگ پہ جا رہی ہے، اور ہم کو دیکھ کے تو کچھ لوگ زیادہ ہی بیٹھے جب کراچی سے ارم سلیم آ رہی ہوتی ہیں تو پھر کافی سارے چینلز پہ جو ہے وہ لوگ لائیو آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو اس طرح سے بھی جو ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر تو ہم روزانہ بلائیں گے تاکہ ہماری ریٹنگ بڑھتی جائے، اوپر سب سے اوپر پہنچ جائے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب آئے ہوئے ہیں، جو کہ ہیومن رائٹس پروٹیکشن سے ہیں، کراچی ڈویژن سے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کو میں جس طرح بتائی تھی کہ ہمارے پورے پاکستان میں اس وقت ہیومن رائٹس کے جو ہے وہ دفاتر بھی ہیں ماشاءاللہ، عہدیداران بھی ہمارے بہت زبردست کام کرنے والے، آپ خود اب بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ جی جی، تو انشاءاللہ کوشش بھی ہے اور دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے ہر حال میں۔ صحیح 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 صحیح۔ اچھا، انہی کے ساتھ میں ایک اسپیشل میرے گیسٹ یہاں موجود ہیں۔ اسے اسپیشل تو سبھی ہیں، مگر یہ اس لیے اسپیشل ہیں کیونکہ آج جو ہے الٹا ہوا ہے، میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں، وہ کہیں بیٹھے ہوئے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں گیسٹ ہوا کرتا تھا، وہ ہوسٹ ہوا کرتے تھے، اور آج وہ گیسٹ ہیں اور میں ہوسٹ ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ ان کا میں تعارف کرواتا چلوں، ہر میرے پروگرام میں ہوتے ہیں، آپ تو جانتے ہی ہوں گے ان کو، اور پروگرام بھی انہی سے شروع ہوا ہے۔ جناب عمران شہریار صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیسا گزرا ہے رمضان، اور اس بار
ट्रांसमिशन नहीं कर रहे आप, इस बार बड़ा कैसा लग रहा है आपको कि कितना खला महसूस हो रहा है इस चीज़ का और किस तरह बहुत मज़ा आ रहा है असल में, मज़ा आ रहा है आपको? हाँ, अच्छा, उसकी वजह है कि ट्रांसमिशन ने मेरे घर के अंदर जो है एक रमज़ान का जो माहौल होता था ना उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हुआ था। अब मैं घर में हूँ तो बाकायदा घर में रमज़ान लग रहा है कि जैसे रमज़ान। अच्छा, क्योंकि इमरान भाई दो चीज़ें जो है बस उनको बैक टू बैक चाहिए, एक उनको मतलब चाय चाहिए, दूसरी स्मोकिंग। तो इस बार जो है हमने चाय का इंतज़ाम किया था, हमने स्पॉन्सर पकड़ा, डिलक्स टी हमारे साथ आई और इतनी चाय हो गई, लेकिन इस बार इमरान भाई नहीं थे। इमरान भाई ऐसा क्यों, आपने मिस कर दी डिलक्स टी? हाँ, बस कुछ पर्सनल जो है मसरूफियात थी जिसकी वजह से टाइम देना मुश्किल था। तो मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया मैं कमिटमेंट कर लूँ और फिर उस कमिटमेंट को बाद में जो है डिस्टर्ब कर रहा हूँ या ख़राब कर रहा हूँ। तो पहले ही बंदा माजरत कर ले कि आगे चल के जो प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा इमरान भाई, एक आवाम के लिए जो है बुरी खबर आई है वो ये कि अभी मुझे जो है बताया गया कि डीजल पे और पेट्रोल पर 55 रुपये का इजाफा कर दिया गया। अच्छा, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? बस अब इस कौम पे एक बम गिराना बाकी रह गया है, वो भी गिरा दे। वो बम तो गिर गया ना। नहीं तो पेट्रोल बम है ना। अच्छा, वो कोई और सा बम कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो कोई असली वाला बम मार दे। नहीं ऐसा ना कहें आप। अच्छा, इसी के साथ बढ़ेंगे मोहम्मद आसिफ खान साहब की तरफ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रमज़ान में मसरूफियत क्या है आपकी? देखिए, रमज़ान में तो जो शहरी और अफ्तार वाले मामला हैं आपको पता है कि उसकी मसरूफियात अपनी जगह पर मौजूद ही हैं। साथ साथ मैं चूँकि सेल्स के प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ तो एक कंपनी को सर्व करता हूँ एज ए बिज़नेस यूनिट हेड। जी। और उसके साथ साथ जो NGO है एम साहिबा वाली ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस, उसको भी सर्व कर रहा हूँ एज ए वाइस प्रेसिडेंट कराची। जी। तो इसमें भी कुछ इस तरह के हैं कि जिसमें हमारा एक ख़ास तौर पे जो एक अभी प्रोजेक्ट चल रहा है ईद सबकी उसके हवाले से जो जेलों में बेगुनाह कैदी इस वक्त कैद हैं उनके लिए इदारे ने जो है ना वो एक स्टेप उठाया है और उनकी मालूमात जमा करके उनसे मुलाकात करके पूरा एक हमारा लीगल डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है, उनकी लिस्टेड किया है उनको। और इस साल इदारे की कोशिश है कि वो लोग यहाँ से रहाई पाकर ईद अपने जो ना घर वालों के साथ मनाएं इंशाअल्लाह। सही। अच्छा आसिफ साहब, मैं पहले भी कुछ लोगों से ये सवाल कर चुका हूँ आप लोग की, मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से पहचानते हैं कि ये बेगुनाह है और ये गुनाहगार है? इसमें देखिए, हम इदारों के साथ जो ना वो कंसल्ट करते हैं, इदारों के साथ मिलते हैं वहाँ पर, चूँकि जो पुलिस अफसरान हैं उनके पास हिस्ट्री होती है उन लोगों की। अच्छा, उसमें अब चूँकि कानून की एक पूरा सिस्टम है, जब तक वो उसको उस तरीके से चूँकि उनके पास उसके अपनी केस को सुनाने के लिए ना पैसे नहीं है तो वो वकील हायर नहीं कर पाते। तो अब हमारा इदारा जो ना उनको वकील जो ना वो प्रोवाइड करेगा। सही। कभी ऐसा हुआ कि आपने महीने पहले ही रिहाई कराई हो और फिर वो पकड़ा गया? नहीं, अभी तक जो ये स्टेप तो हमने अभी लिया है, फर्स्ट टाइम लिया है ये वाला ना। तो अभी तक तो जाहिर सी बात है हमारे सामने ऐसे कोई केसेस नहीं आए, लेकिन बाकायदा वेरिफिकेशन के बाद वो केसेस हमारे पास आएंगे जो हमारा पैनल पे जो है वो बाकायदा इस इदारे में। मुझे इस इदारे में 3 साल हो गए। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? मैं कहता हूँ कि जी, अगर मैं ये कहूँ कि इस इदारे में या इस प्रोफेशन को या इस खिदमत खल्क को अल्लाह जो है ना वो चुनता है, इन लोगों को वो लेकर के आते हैं और हमारी कोई औकात नहीं इसके अंदर, हमारा कोई सिस्टम नहीं। अल्लाह ताला जो है ना वो लोग चुनते हैं और अल्लाह ताला उनको ये ताकत, हौसला और ये देते हैं ताकि वो इस तरह के काम जो है ना खिदमत खल्क के अंजाम दे सकें। सही। और जितनी NGOs हैं पाकिस्तान में, बेशुमार NGOs हैं, किसी न किसी फील्ड के अंदर किसी न किसी शोबे से वाबस्ता है, काम कर रही हैं, अपने अपने हिस्से का काम कर रही हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके हिस्से में कौन सा ऐसा काम है जो बाकी NGO से यूनिक है, सही, जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं? इसमें जैसे एक तो मैंने भी बताया कि ये प्रोजेक्ट हमने खासतौर पर शुरू किया जो जेलों में कैद हैं, कैदी जो बेगुनाह है उनके लिए। फिर मंशियात पे हमारा जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मंशियात की रोकथाम के लिए, और इसके लिए जो है इदारा काफ़ी हद तक काम कर रहा है। सही। तो इस पर काफ़ी हद तक जो है ना चीज़ों को जो है वो यानी प्रमोट भी कर रहे हैं हम। बहुत से लोगों को जो है ना वो इदारे की जो हमारा एक वो मोटो था वो पता ही नहीं था किसी को। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे इरम साहिबा हैं, मैडम सना है, इनके ज़रिए अब हमें चैनल के ज़रिए भी जो ना वो एक तरीके से अपने आप को बताने का जो ना मौका मिल रहा है। अच्छा, आपने बताया नशे के हवाले से आप लोग काम कर रहे हैं, तो रिहैब सेंटर वगैरह आपने बनाए हुए? जी बिल्कुल है। ये अगर आप अभी पंजाब की तरफ जाएंगे तो वहाँ बाकायदा हम ये पंजाब की तरफ राना मुबीन साहब के सिंध में बनाए हुए नहीं बनाए हुए? सिंध की तरफ भी आ रहे हैं क्योंकि वो एक पहला कदम था, वहाँ से स्टार्ट लिया है। सही। अब वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो ना वो उसकी तफसील बताएंगे राना साहब, प्रेसिडेंट है हमारे पंजाब के। भी बढ़ते हैं और राव साहब ये बताइए कि पहले तो ये बताएं कि पंजाब में आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं इस तंजीम को लेकर? जी बिल्कुल, मुझे इस इदारे के साथ 2 साल हो गए हैं। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसमें हम वर्क कर रहे हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर
जदीद रिफा रिहैब एंड केयर सेंटर के नाम से, जी जी जी, जो कि मुंसलिक किया इसकी छतरी के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम वहाँ पे पूरे पंजाब से और सिंध तक के भी मेरे पास पेशेंट एडमिट होते हैं जिनका हम इलाज करते हैं। उसके अलावा कमिंग सून ईद के बाद इंशाल्लाह हम लॉन्च करने लगे हैं सिखलाई सेंटर जो होते हैं वोकेशनल सेंटर, जी जी, जिसमें हम लेडीज़ को ख़ासकर सेल्फ बिज़नेस की तरफ लेके आएंगे, उनको सिखाएंगे और उसके बाद ताकि वो सीखें और आगे अपना बिजनेस। यही प्रोजेक्ट हुनरमंद बेटी का चल रहा है कराची वही में? वही वही वाला सेम पंजाब पंजाब में में भी लॉन्च करने लगे हैं। अच्छा, ये जो आप मंशियात पर जो आप काम कर रहे हैं, इसके अलावा किसी और शोबे में काम कर रहे हैं, तालीम के या फिर किसी और चीज़ के? अभी करेंगे स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट हमने वहाँ से जो पंजाब से आगाज़ किया तो मुनशात रिहेबिलिटेशन सेंटर से ही किया, तो अभी हम वोकेशनल सेंटर की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये अपने पूरे पंजाब में कंट्रोल कर जाएंगे सारा। अच्छा, ये आपको ये नहीं लगता कि मंशियात छुड़ाने के इदारे तो बनते जा रहे हैं, लेकिन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी नहीं है जो मंशियात फरोशी की रोकथाम के लिए कोई काम कर रही है? बिल्कुल कर रही हैं। पंजाब के अंदर तो बहुत ज़्यादा सख्ती है। पंजाब में काफ़ी सीसीडी बन चुका है इदारा गवर्नमेंट लेवल पे ना, मैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कह रहा हूँ मैं। मिल के कर रहे होते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि डायरेक्टली तो आप किसी को नहीं रोक सकते। जाहिर सी बात है। हाँ जी, तो वो इदारों के साथ इदारों को सपोर्ट से ही आगे चलता है सिस्टम। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुफिया तरीके से इदारों को बताते हैं कि फ़लाँ बंदा मुनशात फरोशी कर रहा है, तो इदारे अपनी कार्रवाई करते हैं उस पर। सही सही सही। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ेंगे हम इमरान अली नक्शबंदी साहब के पास और इनसे सुनेंगे खूबसूरत सा कलाम। मुझे भी वो सगे दरबां बना लेते तो अच्छा था, मुझे भी वो सगे दरबां बना लेते तो अच्छा था, मुझे भी वो सगे दरबां बना लेते तो अच्छा था, निकम्मे को वो कदमों में जगा देते तो अच्छा था, निकम्मे को वो कदमों में जगा देते तो अच्छा था, गुनाहों का उठाए फिर रहा हूँ बोझ मैं सर पर, गुनाहों का उठाए फिर रहा हूँ बोझ मैं सर पर, मेरे सर से ये बोझा का हटा देते तो अच्छा था, मेरे सर से ये बोझा का हटा देते तो अच्छा था, मैं ठोकर खा के गिरता हूँ संभलना भी नहीं आता, मेरे वो अपने दस्ते रहमत से उठा देते तो अच्छा था, नहीं
قابل نہیں عتیق تو ان کی غلامی کے، غلاموں کی غلامی میں بٹھا دیتے تو اچھا تھا، نکمے کو وہ قدموں میں جگا دیتے تو اچھا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھے عمران الدین حسینی صاحب اور سلطانی صاحب۔ اسی کے ساتھ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے بزم رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم رمضان اور بات ہو رہی تھی ہمارے معزز مہمانوں سے۔ ہم بڑھیں گے ایک نعت کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملازم حسین سلطانی صاحب۔ جی ملازم صاحب، کیا سنا رہے ہیں آپ؟ ایک خوبصورت کا کلام آپ کی سماعتوں میں نظر جی۔ کرتا ہوں۔ یا نبی سبھی کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، روز محشر جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملے ہیں، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ آخری شعر، تو اگر چاہتا ہے نیک نامی، آل احمد کی کر لے غلامی، اس غلامی سے زائد نیازے، اس غلامی سے زائد نیازے، پرسکون
غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام. جس طرح سے آپ کا نام بڑا خوبصورت ہے ملازم حسین, اسی طرح سے کیا کہنے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پڑھا. ہمارے آج دونوں ہی نعت خواہ نے ماحول بنا دیا. اس کے ساتھ عمران بھائی کی جانب بڑھیں گے. عمران بھائی یہ بتائیے کہ رمضان تو آپ نے بتایا بڑا پرسکون گزر رہا ہے, تو اس کے علاوہ مطلب کہ کچھ ایکٹیویٹیز تو ابھی کچھ چل رہی ہیں یا پھر بالکل ہی آرام سے گزر رہا ہے؟ نہیں ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. کچھ برانڈس ہیں جن کے ساتھ جو ہے کام چل رہا ہے, کچھ جو ہے وائس اوورس کے کام آئے ہوئے ہیں وہ چل رہے ہیں, تو سلسلہ تو چل رہا ہے کام کا. صحیح 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 صحیح. اچھا ارم صاحبہ مائک لے لیجئے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں رمضان میں؟ ابھی تو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ عید سب کا پیکیج ہم لوگوں نے چلایا ہوا ہے اسی کے حوالے سے چل رہا ہے. لیکن ابھی اس وقت کیسز آ رہے ہیں جو کہ ابھی ایک کیس آیا ہے اور رمضان میں بہت زیادہ افسوس بھی ہے کہ ایسی ڈسیبل بچی اور وہی اس کے ساتھ ظلم زیادتی, وہ اس وقت ابھی حیدرآباد میں ہے. تو اس کی کال آئی تھی اور وہ بہت پریشان رو رہی تھی کہ میڈم میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. ڈسیبل ہے, شادی ہوئی, اب شوہر بھی ڈسیبل ہے, لیکن اس ڈسیبل سے پورے گھر کا کام کرانا اس رمضان میں, ساس شوہر دیورانیاں جٹھانیاں سب بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ رو رو کے بتا رہی تھی اتنی طبیعت اس کی خراب, وہ جل بھی گئی کسی وجہ سے, تو اس کو دکھا دیا بس جیسے تیسے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی لڑکی اگر شادی ہو کر آ رہی ہے تو پھر وہ ہم مطلب بہو نہیں لا رہے, ہم نوکرانی لے کر آ رہے ہیں. پھر اس کا ایک مطلب کہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ وہ سسر کی بھی خدمت کرے گی, وہ ساس کی بھی خدمت کرے گی, وہ نندوں کی بھی کرے گی, جبکہ وہ یہ سب کچھ شریعت نے اس کو بری کر دیا اس چیز سے. بالکل صرف اس کے شوہر کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے. اگر وہ خود سے کرتی ہے تو آپ کے اوپر احسان ہے. صحیح, یہ ضروری نہیں ہے. ایک اپنا حسن اخلاق کے تھرو ایک بچی ہوتی ہے, اپنے گھر کی تربیت سے آتے ہوئے وہ یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو سسرال کو بھی لے کے چل رہی ہوتی ہے, لیکن زبردستی. اب وہ ڈسیبل بچی اور وہ اتنا رو رہی تھی, تو میں نے کہا بیٹا آپ کراچی آ جاؤ تو پھر انشاءاللہ ہم کرتے ہیں کاروائی, جاتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ چیزیں اس وقت رمضان میں بہت چل رہی ہیں. جو آپ کو میں بتا رہی تھی ایک اور ہمارے واٹر پمپ ہے اس کا کیس, وہ بہت پریشان کیا ہوا ہے کہ اس وقت مصروفیت اتنی زیادہ ہے ہمارے پاس, کام, کچھ راشن کا سلسلہ, کچھ اس طرح کی چیزیں, اور یہی سب کچھ کرتے ہوئے ظاہر ہے گھر کی بھی مصروفیت دیکھتے ہوئے, تو بس اس پہ انشاءاللہ کریں گے ضرور. اور ہمارے ابھی جو رمضان کا کام چل رہا ہے تو بس یہی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا ساتھ دیں, ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس میں ہمارا ساتھ دیں, تاکہ ان لوگوں کو جو کہ اس وقت بہت مجبور ہیں, بہت پریشان ہیں اور اپنے گھر کے لیے آس لگا کے بیٹھے ہیں, ان کے بچے ان کے لیے آس لگا کے بیٹھے ہیں, ہماری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم انہیں ان کے گھر تک پہنچا سکیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جیلوں میں آپ نے بتایا ہم بہت کام کر رہے ہیں, تو اکثر جو قیدی جو ہوتے ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے بڑی آوازیں اٹھتی ہیں, بڑی باتیں اٹھتی ہیں, تو اس پہ آپ لوگ کی ہیومن رائٹس کیا اقدام اٹھا رہی ہے؟ دیکھیں یہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہے ہمارا. اب آہستہ آہستہ چونکہ آپ کنیکٹڈ ہوں گے, اب وہاں آنا جانا ہوگا, تو جو آپ ریز کر رہے ہیں نا پوائنٹ, یہ اب ہمارے علم میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ. ظاہر سی بات ہے پھر پوائنٹ آؤٹ کر سکیں گے ہم ان چیزوں کو, اور وہ بھی لسٹڈ ہوں گی ہمارے ساتھ کہ ان کے ساتھ وہاں کیا حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز کا ذکر کروں گا آپ سے کہ میں لاسٹ ایئر ایک بقرعید کے موقع پر ایک کیس آیا ہمارے پاس, جو کہ بہت ساری چیزوں کے جو نا عکاس ہے. میں جب یہ سناؤں گا تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس سے علم میں آئیں گی. گلی کے اندر جانور باندھے جاتے ہیں, تو اس گلی میں جہاں کیس آیا تھا وہاں جانور ایک بندھا ہوا تھا, تو دوسرے جو سامنے والے گھر کے رہائشی ہیں وہ بچہ تھا ایک کوئی 12 سال کا, وہ جب وہاں گھر آیا اس نے بائک اس گلی میں جب کھڑی کرنے کی کوشش کی تو وہ جانور کھڑا ہو گیا. تو صرف اتنی سی بات پہ جو کہ یہ معاشرے کی ایک عدم برداشت کو ظاہر کر رہا ہے, اس بچے کو مارا انہوں نے اور باقاعدہ چھرا نکال کر اس کی گردن پہ رکھ دیا. تو اب وہ فیملی اس قدر ڈر گئی, اس نے جو ہے وہ رابطہ کیا کسی طریقے سے ہمارے ساتھ. تو ان کو سب سے پہلا مشورہ تو ہم نے دیا کہ آپ 15 کال کر کے اس کو رجسٹرڈ کرا لیں کال کو.
15 वहाँ आ गई, फिर मतलब एक होता ना कि उसको मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से उसको निपटा दिया जाए। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने सबसे पहले तो जो मोबाइल इंचार्ज थे उनसे कहा कि भाई आप इनको सबसे पहले थाने लेके चलें, पुलिस स्टेशन में ले जाके बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं देख रहा हूँ कि वो उसके साथ गपशप कर रहे हैं वहाँ बैठकर, उस मुलजिम को भी साथ बैठा रखा है। तो अब जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ और मैंने जब इसमें उस पर इस्तफसार किया कि ये आप इनके साथ क्या कर रहे हैं, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस बनता है इसके ऊपर, तो उन्होंने बोला आप अपना तारुफ कराएं पहले। तो जब मैंने अपना तारुफ कराया और अपना कार्ड मैंने उनको दिखाया ना, तो फिर वहाँ थोड़ी सी हलचल मची। सबसे पहले उस बच्चे को उठा के उन्होंने जो ना लॉकअप किया, जो जिसको उठा के लेकर आए थे इसमें। उसके बाद उनके साथ नेगोशिएशंस चली, फिर मैं अपनी टीम के साथ कनेक्टेड हुआ, सीईओ साहब के साथ कनेक्टेड हुआ, उनसे मैंने, चूंकि मुझे वहाँ लीगल टीम की ज़रूरत थी उस मौके पर, तो ये कोई रात 12 बजे से स्टार्ट हुआ तो सुबह 4 बजे तक जो ना ये केस पुलिस स्टेशन के चलता रहा है। तो सीईओ साहब मेरे साथ कनेक्टेड रहे, मेरी लीगल टीम मेरे साथ कनेक्ट हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मामलात वहीं उनके साथ माफ़ी तलाफ़ी करवा के बाकायदा तहरीरी तौर पर उसको सेटलमेंट करवाया गया और उनसे इस बात पे पाबंद किया गया कि आइंदा वो इस किस्म का इकदाम ना उठाएं। अच्छा, अब इस तरह के जितने भी जो है काम हो रहे हैं, दो चीज़ें बड़ी एक ज़रूरी होती हैं कि लोगों तक पहुँचे अवेयरनेस एनजीओ के हवाले से। एक ये कि जो इदारे ये काम कर रहे हैं उनसे इफेक्टिव जो है वो रब्ता कैसे करें, और दूसरा ये कि जो आपके काम को सराहते हैं कि यार काम बड़ा अच्छा हो रहा है तो हमें भी इसका हिस्सा बनना चाहिए, वो आप लोगों से रब्ता कैसे करें। ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। देखिए, एक तो ये प्लेटफार्म हमें मिला है इस दफ़ा, तो हम इस प्लेटफार्म के ज़रिए ज़रूर जो है ना ये जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो शेयर होंगे, हमारे जो भी ऑफिसेज़ हैं वो शेयर होंगे, उनके एड्रेसेस जाएंगे। मैडम राव सना यहाँ मौजूद हैं, इनके ज़रिए कनेक्ट हो सकते हैं लोग हमारे साथ। अब हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिला इस तरीके से ताकि हम अपनी जो है ना ये इस तरह की प्रमोट अपने आप को करें और हमारे नंबर्स वहाँ तक पहुँचें। ये हैं, मतलब लोगों तक हमारे नंबर्स हैं, तभी तो हमारे पास ये केसेस आ रहे हैं। अच्छा, अभी इस टाइम किस टाइप के इफेक्टिव्स आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं इस टाइम? मैं तो कहता हूँ कि तकरीबन हर किस्म के जो भी इफेक्टिव्स हैं ना वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो उसको पॉइंट आउट करके और मुतालिका इदारों तक हमें उसको लीड करना है ले जाकर, तो हम उसको लीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। सही। चलेंगे राव साहब की जानिब। जी सर, आप पंजाब से, जैसे आप तो पंजाब में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारे वर्कर्स हैं वो किस हद तक काम करते हैं, कितना इसमें एजुकेशन में या कोई हुनरमंद बेटी जैसे यहाँ पर है वहाँ पे, इस तरह आपने क्या देखा? बहुत ज़्यादा वहाँ भी इंटरेस्टिंग है, लोग बहुत ज़्यादा शौक करते हैं और सिर्फ एक ये तवज्जो दिलाने की होती है। छोटी छोटी एनजीओ तो वैसे बहुत कह रही थी वहाँ पे खानेवाल में, SCCP से रजिस्टर्ड है हमारी एनजीओ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बहुत बड़ी चारों सूबों में काम कर रही है। तो इस लिहाज से मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मुझे कॉलें आती हैं गुजरांवाला से, सियालकोट से, लाहौर से, तो वहाँ सारी मैंने अपनी बॉडी मेंबर जो हैं वो बनाए, ओहदेदारान बनाए। तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन मसला यही होता है कि एक फ़र्द कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे सपोर्ट चाहिए होती है, डोनेशन चाहिए होता है ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की जा सके। इसी के साथ बढ़ेंगे अपने स्पॉन्सर्स की जानिब। स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रीटेक मौजूद है, न्यूट्रीटेक का बहुत बहुत शुक्रिया। डिलक्स टी मौजूद है, डिलक्स टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इसके अलावा हरम ब्यूटी कॉस्मेटिक है हमारे साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई का। और फिर नेल्सन पैंट रंग ज़िंदगी का। नेल्सन पैंट की खुसूसियत ये है कि वो 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है और ये कम पैंट की मकदार में ज़्यादा एरिया आप इसके कवर कर सकते हैं। इसी के साथ इमरान भाई की जानिब बढ़ेंगे। और इमरान भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को? मैसेज यही है कि इस वक्त मौजूदा हालात जो चल रहे हैं और ये जो है कशीदा हुए हैं हालात पूरी दुनिया में, जहाँ भी पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल है वहाँ लोग इस टाइम दुश्वारी में हैं, क्योंकि वो जो तुर्की से जो रास्ता रसाई का है वो बंद है। तो तब तक जाहिर सी बात है हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि हर वीकली प्राइजेस जो है वो अनाउंस की जाए ताकि कोई स्टॉक ना कर ले, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना कर ले पेट्रोल का, उसके बाद फिर उसको खेल रहा हो और वो कमा रहा हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि जी हम वीकली प्राइस अनाउंस करेंगे ताकि कोई स्टॉक ना कर सके। तो कोशिश करें कि बेजा पेट्रोल या जो है पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल ना करें। इस वक्त मुल्क को हमारे अमल की बड़ी ज़रूरत है। सही, मतलब बेकार में कहीं घूमने ना जाए। हाँ, बेकार में क्या ज़रूरत है भाई, काम क्यों ना जाए। हाँ। अच्छा राव साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस वक्त जो मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ खानेवाल से, अच्छा, तो मैं अपनी एनजीओ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उनको लीड करने आया हूँ। जी, अपने पंजाब के लिए भी और सिंध में। तो अभी मेरी मुलाकात होनी है सीईओ से भी, इंशाल्लाह सब मरकज़ी क़यादत से भी होगी। तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पे भी जैसे काम चल रहे हैं तो हम पंजाब में भी सेम, जैसे जेलों के कैदी हो गए, जैसे बहुत सारे केसेस हो गए। पिछले दिनों मैंने एक लाहौर केस निपटाया
मेरे पास भी एक केस रिपोर्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पजीराई मिली हमें। तो हम ये चाहते हैं कि इस आपके चैनल के तवस्सुल से एक तो जो भी मुआशरे में मुनशियात की लत में लानत में मुब्तला हैं लोग, तो उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं खानेवाल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से भी रजिस्टर्ड है इदारा, तो बेहतरीन वहाँ पे इलाज हो रहा है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो वहाँ आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ह्यूमन राइट्स, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है? जी बिल्कुल, मेरा नंबर है 0301 7830713 जी 0301। दे दिया, आप सिंध वाले भी रब्ता करना शुरू बिल्कुल करें, सिंध से पहले भी पूरे पाकिस्तान से ही तकरीबन सर्व कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ह्यूमन राइट्स के तवस्सुल से जो भी आपके चैनल के तवस्सुल से जो भी आएगा हम खिदमत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए हैं, शिरकत की आपने, क्योंकि रमज़ानों में चल रहे हैं जैसे हम इतने बिजी होते हैं, तो सर तो माशाल्लाह पंजाब से आए। जी जी जी। अच्छा आसिफ खान साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि एक तो आपके चैनल पे आने का मौका मिला, तो इसका फ़ायदा इस तरह उठाएंगे हम कि अपने NGO के लिए फ़ंड की ज़रूर हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं जी जी जी, जिस पे मुबीन साहब ने भी जो है वो रोशनी डाली है, मैडम हिरम साहिबा ने भी रोशनी डाली है, इस तरह के कई केसेस हमारे पास हैं जहां हमें फ़ंड्स की भी ज़रूरत होती है। तो इस चैनल के तवज्जुह से मैं ज़रूर ये अपील करूँगा मुखैर हज़रात से कि वो हमारे इदारे को सपोर्ट करें, इसको फ़ंड करें, ताकि जो ये प्रोजेक्ट है, एक तो ईद सबकी जिसमें जेलों में कैद जो बेगुनाह कैदी हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, फिर हुनरमंद बेटी का एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, उसके लिए हम उस प्रोजेक्ट को पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं। वो सिर्फ हम कराची की हद तक नहीं रखना चाहते, उसको पूरे पाकिस्तान में लेके जाना चाहते हैं। तो उसमें ख़वातीन को ये मौके मिलेंगे जिसमें सिलाई कढ़ाई और फैशन डिज़ाइनिंग और इसमें जो ब्यूटिशंस हैं, ये तमाम कोर्सेज जो है ना वो हुनरमंद बेटी प्रोजेक्ट के अंदर हमारे चल रहे हैं। यानी बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है काम हो रहा है। बिल्कुल सही सही सही। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त यहीं इख्तिताम को पहुंचा। कल होगी आपसे बज़्म रमज़ान में मुलाकात। देखते रहिए बज़्म रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़।